प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक बार आप लोगों को मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में स्वागत करते हैं। पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म की तमाम लक्षणों को आप लोगों ने देखा कि इसमें स्पोरोफाइट प्रावस्था कैसी है, गैमेटोफाइट प्रावस्था कैसी है, कैसे जो है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और परागण क्रिया कैसे होती है। इस तरह की सारी चीजें आप लोगों ने देखा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, क्योंकि नीट के सिलेबस में ये दिया हुआ है कि आवृतबीजी पौधों के कुछ कुलों का अध्ययन करना है। तो इसमें कुछ फैमिली हैं, जैसे फैमिली क्रूसीफेरी, फैमिली मालवेसी। इनके इम्पोर्टेंट लक्षण को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में। तो पहला टॉपिक ये है कि जो आवृतबीजी आवृतबीजी पौधों के कुछ कुलों का वर्णन, ये टॉपिक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ some families of angiospermic plants। आवृतबीजी पौधों के कुछ कुलों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन करना है। इसमें पहली फैमिली है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी इसका एक दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। किसी भी फैमिली का अध्ययन करने के लिए, कुल का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ हेडिंग्स हैं जिनके अंतर्गत हम उसका डिस्क्रिप्शन या वर्णन करते हैं। तो पहली इसमें हेडिंग है हैबिट। हैबिट यानी उस पौधे का स्वभाव क्या है। इसमें हम लिखते हैं एन एनुअल हर्ब्स। इसके बाद दूसरी हेडिंग है रूट टैप रूट। तीसरी हेडिंग है स्टेम। हर्बेसियस इरेक्ट ब्रांच्ड सॉलिड सिलिंड्रिकल। स्टेम के बाद लीफ
simple, sessile, stipulate, upper leaf are entire, but lower leaf is pinnatified. लीफ के बाद इनफ्लोरेस्केंस, टिपिकल रेशिंग, इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर, इवरेक्टिएट, बाइसेक्सुअल, आर hermaphrodite, complete, evacuate, bisexual, hermaphrodite, complete, actinomorphic, actinomorphic, tetramerous, tetramerous। तो ये था फैमिली क्रूसीफेरी की कुछ हेडिंग्स। अभी और भी हेडिंग्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी करते चलें। पहली चीज है हैबिट, यानी उस पौधे का स्वभाव क्या है। इसके बारे में लिखा गया है एन एनुअल हर्ब्स। इसकी हिंदी हो गई एक वर्षीय शाक। कल थोड़ा सा हम जिक्र किए थे और मूली का उदाहरण दिए थे कि मूली जो है एक सीजन में उसकी जड़ सलाद के रूप में, पत्ती साग के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी मूली को यदि हम खेत में छोड़ देते हैं तो दूसरे सीजन में हम ये देखते हैं कि मूली जो है उसकी जड़ें मोटी होकर के फट जाती हैं और पत्तियां उसकी लंबे लंबे डंठल के रूप में ऊपर जाकर पुष्प खिलते हैं और उनमें सीड या बीज का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार के पौधे जिनको हम बोते हैं और उस बीज को फिर एक सीजन में हमें प्राप्त हो जाता है, इस विशेषता को हम कहते हैं एन एनुअल, एक वर्षीय। हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब साग। साग की विशेषता क्या है कि ये पौधे कुछ सेंटीमीटर तक के होते हैं और इन्हें मसल दिया जाए तो ये साग रस निकलने लगता है, तो इसे हम साकीय पौधा कहते हैं। इसमें जड़ें कैसी पाई जाती हैं? इसके लिए कहा गया है कि टैप रूट्स, जड़ जो है ये मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ वे जड़ें होती हैं जो जमीन में गहराई तक जाती हैं। इनमें एक ही मुख्य जड़ें होती हैं, तो ऐसे प्रकार की जड़ों को हम टैप रूट या मूसला जड़ कहते हैं। स्टेम या तना इसका कैसा है? हर्बेशियस, हर्ब से बन गया हर्बेशियस, यानी शाकीय है तना इसका। इरेक्ट है, सीधा खड़ा होने वाला है। ब्रांच्ड है, शाखाओं में बटा होता है। और सॉलिड है, ठोस है। सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है।
इतनी चीज बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में जो पौधा है उसमें मुख्य रूप से सरसों का पौधा है। सरसों के पौधे से सभी लोग परिचित हैं। आप लोग जानते हैं कि सरसों के पौधे की क्या विशेषता होती है। अगली विशेषता इसकी है लीफ या पत्ती। पत्ती के बारे में कहा गया कि इसकी पत्ती सिंपल होती है, सेसाइल है, स्टिपुलेट है। अपर यंग लीव्स इंटायर, बट लोअर लीफ आर पिनेटिफाइड। सरल पत्ती है। अब प्रश्न ये है कि सरल पत्ती क्या है? ऐसी पत्ती जिसमें पिक्षक की संख्या एक होती है। पिक्षक क्या है? कोई भी पत्ती होती है तो वो डंठल से लगी हुई होती है। डंठल जिसे आप कहते हैं उसे पिटियोल कहा जाता है, पर्णवृंत कहा जाता है। पर्ण मीन्स पत्ती, वृंत माने डंठल। पत्ती की जो डंठल जहां से लगी होती है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। और ये चौड़ा वाला भाग लिम्ब या फलक कहलाता है। बीच में उसके मिडरिप होती है, नाड़ी होती है, जिससे इस तरह से हम पत्ती को सिंपल या सरल पत्ती कहते हैं। सेसाइल है। अभी हमने बताया कि इसमें पर्णवृंत। अब ये पर्णवृंत या डंठल जिसे कहते हैं, ये डंठल नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसे हम सेसाइल कहते हैं। एक्स स्टिपुलेट है। अनुपर्णी जिसको कहते हैं। अनुपर्ण क्या है? पत्ती के नीचे पत्ती के समान छोटी संरचना होती जिसे हम अनुपर्ण कहते हैं। आप ये कर सकते हैं कि पत्ती का छोटा भाई है। पत्ती के समान छोटी संरचना पत्ती से अगर लगी रहती है, उसके नीचे लगी रहती है, तो उसे हम अनुपर्ण कहते हैं। और अगर ये एब्सेंट है तो हम इसे अनुपर्णी कहते हैं, एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। अपर लीफ आर इंटायर। आप देखते हैं कि ऊपर की जो पत्तियां होती हैं सरसों की, वो इंटायर होती हैं, मतलब कि किनारे उनके व्यवस्थित होते हैं। लेकिन नीचे की जो पत्ती आप देखते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो लोप्ड होती है। अर्थात कहने का मतलब जैसे लगता है कि वो कटी फिटी होती है। तो ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं पिनेटिफाइड, पिक्षकी। यानी पिक्षक के रूप में ये लगता है कि ये विभेदित डिफ्रेंशिएट होने वाली है, बटने वाली, क्योंकि ऊपर की लीफ तो इंटायर है, पूर्ण रूप से सही है। नीचे की लगता है कि जैसे लोबी है, कटी हुई है। आगे है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या है? पुष्पों के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर टू दी मदर एक्सिस और फ्लावरिंग twigs is known as inflorescence। पुष्पों के व्यवस्थित होने के क्रम को हम पुष्प क्रम कहते हैं। तो ये पुष्प क्रम कैसा है? टिपिकल रेसिन, प्रारूपिक औसीमाक्ष। औसीमाक्ष क्या है? ऐसे प्रकार के पुष्प क्रम जिसमें पुष्प अक्ष की लंबाई इंडिफिनिट होती है। औसीमाक्ष असीम धन अक्ष है। अर्थात कहने का मतलब कि इसमें पुष्प अक्ष की लंबाई अनिश्चित काल तक बढ़ती रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में खिलते रहते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो इस तरह से ऐसे प्रकार के पुष्प क्रम को हम टिपिकल रेशिम या प्रारूपिक औसीमाक्ष कहते हैं। अब फ्लावर, इसका फ्लावर कैसा है इसके बारे में पहला शब्द है इब्रेक्टिएट।
असहपत्री ऐसा पुष्प जिसमें सहपत्र नहीं होता। असहपत्री पुष्प के नीचे पत्ती की तरह की संरचना होती है तो उसे हम सहपत्र कहते हैं, और पत्ती के नीचे यदि छोटी संरचना होती है तो उसे हम अनुपर्ण कहते हैं। तो ये इवैक्यूएट है, असहपत्री है, अर्थात इसमें सहपत्र नहीं पाए जाते। बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है, द्विलिंगी है, अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार के पुष्प में नर और मादा भाग दोनों पाए जाते। कंप्लीट है, पूर्ण है, ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प की चारों कतारें कैलिक्स, करोला, इंड्यूशियम और गायनीशियम चारों व्यवस्थित होते हैं, ऐसे प्रकार के पुष्प को हम कंप्लीट या पूर्ण पुष्प कहते हैं। अगला शब्द है एक्टिनोमार्फी, त्रिज्या सममिति। सब्जेक्ट बायोलॉजी है लेकिन मैथ का टॉपिक है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? आप लोग कहते हैं कि यदि कोई गोला है और इस गोले के बीच में केंद्र है तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं त्रिज्या। अब सममित त्रिज्या सममित क्या है? आप लोगों ने जूलॉजी के चैप्टर में पढ़ा बहुत अच्छे ढंग से। जब हम जंतु जगत का वर्गीकरण कर रहे थे उस समय आप लोगों को बताए थे कि सिमेट्री या सममित क्या चीज होती है। सेक्शनिंग अकॉर्डिंग टू प्लेन इज नोन एज सिमेट्री। सेक्शनिंग अकॉर्डिंग टू प्लेन इज नोन एज सिमेट्री। सममित क्या है? उसके प्लेन के अकॉर्डिंग अगर उसका हम सेक्शन काटते हैं तो ऐसे प्रकार की संरचना को हम कहते हैं सिमेट्री। वहां आप लोगों ने पढ़ा एसिमेट्रिकल अमीबा, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममित। अब यहाँ पर आपको वही सिमेट्री है लेकिन यहाँ नाम आ गया एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित। कहने का मतलब कि अगर हम उस पुष्प को एक गोला मान लें, सर्किल मान लें, वृत्त मान लें और उसको इस तरह से इस सेक्शनिंग उसकी काट दें कि उसके बराबर 4 हिस्से हो जाए, तो 4 हिस्सों में बांटने के बाद हम देखेंगे एक एक केंद्र से परिधि को मिलने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। इसी के नाम पर इसका नामकरण हो गया त्रिज्या सममित। अर्थात किसी भी पुष्प को जब हम दो लंबार्ध सेक्शन काटते हैं और ऐसे कंडीशंस में उसके बराबर हिस्से हो जाते हैं तो इस प्रकार की सिमेट्री को हम कहते हैं त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये सरसों का पुष्प है आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित। अगला शब्द है टेट्रामेरस, चतुष्तयी। कैलिक्स और करोला की संख्या इसमें 4-4 होती है जिसके कारण हम इसे टेट्रामेरस कहते हैं। एक शब्द और है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपो का मीन्स होता है नीचे, हाइपो मीन्स नीचे और गाइनस मीन्स गाइनीशियम अर्थात जायान। ध्यान से सुनिएगा, हाइपो मीन्स नीचे और गाइनस मीन्स गाइनीशियम। अर्थात कहने का मतलब कि पुष्प के सभी भाग गायनीशियम के नीचे से व्यवस्थित होते हैं, निकलते हैं, ऐसे प्रकार के पुष्प को हम हाइपोगाइनस कहते हैं। आगे और भी
आपको डिस्क्रिप्शन फैमिली का जब मिलेगा तो वहां आपको शब्द मिलेंगे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस अधो जाए, इपीगाइनस ऊपर ही जाए और पेरीगाइनस पर ही जाए। पर ही जाए, अधो जाए और ऊपर ही जाए, ये हिंदी शब्द है। और इनका मतलब क्या है कि हाइपो मीन्स नीचे, अर्थात गाइनेशियम के नीचे से पुष्प के सभी भाग निकलते हैं, तो ऐसे प्रकार के पुष्प को हम हाइपोगाइनस पुष्प कहते हैं। तो ये था फ्लावर तक। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम फ्लावर के बाद इसके जो चारों भाग मुख्य रूप से होते हैं, कैलिस, करोला, इंडोसियम और गाइनेशियम, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुष्प में सबसे बाहर की तरफ की जो कतार होती है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल मेजरमेंट्स किसी भी मूल राशि को मापने के लिए मूल मात्रक होते हैं, उसी तरह से बायोलॉजी की ये टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी इज द हायर क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स। इसमें नई नई शब्दावलियां आपको मिलेंगी और ये शब्दावलियां आपको एक एक याद करना होगा। तो जिस तरह से कैलिक्स है, इस कैलिक्स की इकाई क्या होती है? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि लंबाई की इकाई क्या है, किससे मापते हैं? समय की इकाई क्या है, उसको कैसे मापते हैं? उसी तरह से कैलिक्स की इकाई होती है सेपल्स। सेपल्स कैलिक्स की इकाई क्या है? सेपल। हम सेपल से काउंट करेंगे तो हम लिखते हैं कि सेपल्स 4, सेपल्स 4, पॉलीसेपलस, सेपल्स 4, पॉलीसेपलस, arranged in two alternate whorls contain two sepals each. Sepals force polysepalous arranged in two whorls contain two sepals each. यानी इनके जो सेपल्स होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है और ये चारों की जो संख्या होती है वो पॉलीसेपलस होती है। यहां पर एक शब्दावली और आपको मिली, पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस। पॉलिस के मीन्स होता है फ्री और गैमो मीन्स यूनाइट या जुड़े हुए। यानी इनके जो चारों सेपल्स होते हैं वो स्वतंत्र होते, अलग अलग होते और दो पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। एक एक में दो दो सेपल्स होते। और अगली टर्मिनोलॉजी जो है वो एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन इसमें कैसा होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसको हिंदी में कहते हैं कोर छादी।
विन्यास। एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला इन द फ्लावर इज नोन एज एस्टिवेशन। पुष्प में कैलिक्स और करोला के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्पदल विन्यास या विन्यास एस्टिवेशन कहते हैं। ये एस्टिवेशन कैसा है? कोर छादी विन्यास। कैलिक्स के बाद दूसरी कतार है करोला। जिस तरह से कैलिक्स की इकाई सेपल थी, उसी तरह से करोला की इकाई क्या होती है? पेटल्स होती है। पेटल्स 4, पॉलीपेटलस, वाल्वेट एस्टिवेशन। पेटल्स 4, पॉलीपेटलस, वाल्वेट एस्टिवेशन। और अगली विशेषता क्या है? करोला क्रूसीफार। क्रूसीफार। पेटल्स 4, पॉलीपेटलस, वाल्वेट एस्टिवेशन, क्रूसीफार। अपर broader part upper broader part is known as limb, and narrower part, lower narrower part is known as कला। पेटल्स क्रूसीफार्म होते हैं। क्रूसीफार्म का मतलब क्रॉस रूप में होते हैं। और करोला इज द क्रूसीफार्म। Corolla is a cruciform is the characteristic feature of family Cruciferi। जैसे ही कहा गया आपसे कि करोला क्रूसीफॉर्म है, इसका मतलब है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन दिस फैमिली इज नोन एज क्रूसीफेरी। अगर करोला क्रूसीफॉर्म है तो इसका मतलब बिना किसी अपवाद के वो फैमिली कैसी होगी? उस फैमिली का क्या नाम होगा? क्रूसीफेरी फैमिली होगी। तो ये करोला पेटल्स इसकी संख्या 4 है। पॉलीपेटलस है, वाल्वेट एस्टिवेशन है। वाल्वेट एस्टिवेशन का मतलब कि कोर स्पर्शी। और इस पेटल्स की आकृति ऊपर की तरफ जो है चौड़ी होती है। तो इस चौड़े हुए पार्ट को हम लिम्ब या फलक कहते हैं। और नीचे का पार्ट बिल्कुल नखरित होता है। ऐसे संरचना को हम कला या नखर कहते हैं। कैलिश करोला के बाद अगली हेडिंग है एंडोशियम। एंडोशियम उमंग। एंडोशियम की इकाई होती है स्टेमेंस। स्टेमेंस 6। Two stamens are
smaller in size, situated outer position, and four stamens are larger, situated anterior posterior position. स्टेमेंस की संख्या 6 है। पॉलेंड्रस है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैलिक्स, करोला ये सब के सब स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, उसी तरह से स्टेमेंस भी इसके, पुंकेसर भी इसके अलग अलग हैं और इनकी संख्या 6 है। दो बाहर की तरफ जो होते हैं उनकी साइज छोटी होती है और चार जो अंदर की तरफ होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में होते हैं, वो बड़े होते हैं। ऐसे प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं टेट्राडाइनेमस कंडीशन। टेट्राडाइनेमस कंडीशन, टेट्राडाइनेमस कंडीशन जिसे कहते हैं चतुर्दीर्घी, चतुर्दीर्घी टेट्राडाइनेमस कंडीशन। तो फैमिली क्रूसीफेरी की दो विशेषता आपको मिली, एक तो टेट्राडाइनेमस कंडीशन, चतुर्दीर्घी कंडीशन स्टेमन्स की, और दूसरा करोला क्या है, क्रूसीफार। ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है फैमिली क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं, जिसके आधार पर हम फैमिली क्रूसीफेरी को रखते हैं। तो आप लोगों ने देखा फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में, इसके लक्षण और किस तरह से सब हेडिंग्स में आप लोगों ने देखा। अभी वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इसको फिर हम दोबारा आप लोगों को कुछ भाग रह गया है उसको बताएंगे। टेट्राडाइनेमस कंडीशन इसमें पाई गई जो है, करोला क्रूसीफार्म पाया गया और सब कैलिक्स और करोला जो थे इसमें वो सब के सब जो है पॉलीसेप्लस कंडीशन में थे, क्योंकि पॉलीसेप्लस कंडीशन का मतलब होता है कि ये सब के सब स्वतंत्र होकर के अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह से हम इनकी संख्या काउंट करते हैं। आप लोग सरसों के फूल को देख करके और स्पष्ट रूप से उसके भागों को अलग करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक। आप लोग जो भी कमेंट करना होगा करिएगा और बाकी शेयर करिएगा सभी बच्चों को, ताकि अच्छे ढंग से आप लोग वीडियो को पढ़ सकें, देख सकें। धन्यवाद।